नीलम जी, आप बार बार सत्ता की बात कर रहे हैं। लो, सत्ता परिवर्तन एक सृष्टि का नियम है, समय समय पर सत्ता परिवर्तित होती है। जैसे आप बार बार कोटेशन में डाल देते हैं कि बहन जी ने 4 बार रही, बहन जी ने ऐसा करा, बहन जी, लेकिन इस वक्त बहन जी अपने मोह माया से निकल कर नहीं आ रही हैं। लोग इस वक्त चंद्रशेखर को कहीं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, युवा चेहरे हैं, हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर भी काम करते हैं। क्या कहेंगे, भोपाल के अंदर इतना बड़ा सैलाब दिखाई दिया, तो लगता है कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने वाला है इस वक्त, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात करिए, मैंने बहन कुमारी मायावती की बात करी। एक मैं बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आज जिस तरह से भोपाल में चंद्रशेखर के जो समर्थन है, उनके समर्थन में नहीं बल्कि आरक्षण के समर्थन में लोग जुट रहे थे, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण छीना जा रहा था उसके समर्थन में लोग जुट रहे थे कि जो आज हमारा आरक्षण, जो हमारा प्रतिनिधित्व हमें मिला है, वो हमारे हाथों से खिसक ना जाए। और जिस तरह से बहन जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी आज देखिए बहुत सारी कमियां हर किसी व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन हमें जो उसका पास्ट है उसमें जाकर कभी नहीं भूलना चाहिए कि किन संघर्षों के से जूझते हुए जब महिलाओं को घर से निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, तब एक महिला निकलकर समाज में आती है, रात दिन कैडर करती है, साइकिल पे यात्रा करती है और लोगों को मिशन मूवमेंट समझाती है और उन महान पुरुषों से रूबरू कराने का काम करती है जिन महान पुरुषों को कोई जानता भी नहीं था। और वही चीजें हैं, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत सारी लगती है, समय समय पर बहुत सारे नेता निकल कर आते। अभी आपने चंद्रशेखर की बात करी, चंद्रशेखर का भी मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगी। चंद्रशेखर तमाम ऐसे प्रोटेस्ट में गए जहां पर अत्याचार, एट्रोसिटी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सांत्वना देते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि सत्ता जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आप अपने समाज के लिए सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा है कि जिस तरह से बहन जी की सत्ता आई, साहब मान्यवर काशीराम जी ने जितना संघर्ष किया, जितना समर्पण के साथ काम किया, साहब मान्यवर काशीराम जी ने समाज की एक बेटी को निकाला। आज कितने समाज के लोग बेटियों को निकाल रहे हैं, बताइए मुझे, कितने समाज के लोग अपने घर की बहन बेटियों को आज मिशन मूवमेंट में निकाल रहे हैं। विडंबना है सुरेंद्र जी, मुझे कहते हो शर्म आती है कि जब महिला सीट रिजर्व होती है तभी हमारे समाज के लोग अपनी घर की बहन बेटी को निकालते हैं। किस लिए? क्योंकि महिला रिजर्व सीट हो गई, इनकी मजबूरी बन गई। लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले कितना सामाजिक कार्यक्रमों में लेके जाता, कितना राजनीतिक कार्यक्रमों में लेके जाता, कितना धार्मिक कार्यक्रमों में लेके जाता। आपको गिने चुने वही चेहरे आपको दिखाई देंगे महिलाओं के। जब हमारी आबादी इस देश में 50% है तो भागीदारी भी 50% होनी चाहिए। और मैं बहन जी का सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने उस समय बाहर निकली जब घर से, मैंने दोबारा कह रही हूँ कि जब बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं थी, सोचने तक की आजादी नहीं थी, पुरुषों के अधीन रहने तक के लिए उनको विवश किया जाता, तो उस समय एक महिला निकल कर आती है और उसने पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया। और जिनको आज वर्तमान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैं कहूंगी कि आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, तो उनका जो काम है उसको हमें सलाम करना चाहिए। कमियां हर किसी में होती है, लेकिन कमियों की समीक्षा करके भी हमें देखना चाहिए कि आज आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो लोग बहन जी पर एलिगेशन लगा रहे कि बहन जी शांत बैठ गए। बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आ रहे कि बहन जी दूसरों को तो शिक्षा देती है कि आप पूरा त्याग समर्पण कर दीजिए, विवाह मत कीजिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने जो भतीजा उनका आकाश आनंद है, उसका विवाह होने वाला है, उस पर भी एलिगेशन लग रहा है। लेकिन देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना निजी लाइफ है कि वो विवाह करे या ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भाई अगर आप अपने महान पुरुषों को समझते हैं, उनके संघर्षों को समझते हैं, साहब मान्यवर काशीराम थे, बताइए कितने साहब मान्यवर काशीराम जी बने। वाम सेव के माध्यम से उन्होंने करोड़ों लोगों को संगठित किया, करोड़ों लोगों को कैडराइज किया, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये व्यक्ति का निजी मामला। मैं कहती हूँ कि एक विवाह के बाद भी आदमी स्वतंत्र रूप से उतना ही काम कर सकता है जितना कि अविवाहित। अब मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ, अपने जीवन साथी का उदाहरण देती हूँ। हम दोनों देखिए समाज में रात दिन लगे रहते हैं कि हमें समाज से कोई लालच है, लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने समर्पण बलिदान संघर्ष किया, तो कहीं ना कहीं उनका अंश मात्र हम भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा जाए, कम से कम उसको रोकने का काम ना करे। तो ये दायित्व आज हर व्यक्ति का बनता है, हर दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का बनता है कि वो अपने महान पुरुषों को पढ़े, उनको समझे, उनके कार्रवाई को आगे लेकर चले। और मैं बार बार कहूंगी कि जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, आपके ऊपर अत्याचार शोषण लगातार होते रहेंगे। अगर आपको इन अत्याचार शोषणों को रोकना है तो आप सत्ता पर काबिज होइए, और आपकी ताकत इस देश में 85% है, उस ताकत को समझिए, क्योंकि आप तो उस विशाल हाथी की तरह, उस विशाल आसमान की तरह, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको वही हजूम दिखाई देगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये समाज सोया हुआ है, सिर्फ अपने बीबी टीवी में ही मस्त है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं। नीलम जी, लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, SC ST OBC के लोग सामने आ रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं, अपने संगठन बना रहे हैं और बहुजनों की लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मान्यवर साहब का सपने को हम पूरा करेंगे, जिसे बहन जी भूल गई हैं। उनके मंचों को, मान्यवर साहब के तस्वीरों को, उनके फोटो को मंचों तक पे लगाते हैं, तो उनके सपने को लगातार तो पूरा करने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुजनों की सत्ता तक पहुँचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो लोग ईमानदारी से, मेरे शब्द सुनिए, कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जो लोग आज भी कहीं ना कहीं चतुर चालाक बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी गंदी मानसिकता के तहत सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, अपने पर्सनल हितों के लिए सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, वो भले काशीराम जी का नाम लेते रहे, बाबा साहब का नाम लेते रहे, उनकी तस्वीरें लगाते रहे, ऐसे लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो समाज में धरातल में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उनके हमें हौसलों को बढ़ाना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे नेता,
चाहे वो ओबीसी समाज के हो या एससी हो, एसटी हो या माइनॉरिटी लेवल के हो, वो निकल कर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका कितना समाज है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। उनका अपना पर्सनल कितना समाज है। आप देखिए बहुत सारे मंच लगते हैं, ओबीसी समाज के लोग मंच लगाते हैं, एसटी समाज के लोग मंच लगाते हैं, लेकिन वो भीड़ जो वहाँ पर दर्शकों की थी वो कौन सी होती है? क्या कभी आपने देखा है कि ओबीसी समाज में जो भीड़ है वो खाली ओबीसी समाज के? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहाँ पर सबसे जो संख्या है वो उस बहुजन समाज की, जो लगातार हर संघर्ष में, हर आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाता है। जब भी देश में कोई एट्रोसिटी होती है तो वो सबसे पहले आगे खड़ा होता है, सबसे पहले रोडों पर उतरता है, सबसे पहले वो रोडों को जाम करने का काम करता है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग हमारी भीड़ दिखाकर कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को, अपने नाम को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के तमाम लोगों को सोचना चाहिए, इन जैसे नेताओं से बचे और जो लोग वास्तव में ईमानदारी से सच्चा काम कर रहे हैं उनके प्रति समर्पित भाव से पूरी ईमानदारी से लग जाए। नीलम जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अभी संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है यूपी के अंदर, उत्तर है ना, और वहाँ पे आग लगा दी गई है। दूल्हों को जो होते हैं, दलित दूल्हे जो होते हैं, उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है। कोई मूछ रख लेता है तो उसको मार दिया जाता है, या यूं कहें कि कोई छोटा सा बच्चा अगर मटके से पानी पी लेता है तो भी उसको मार दिया जाता है। इस तरीके की एट्रोसिटी जो है वह कब खत्म होगी? समानता बंधुता की बात कब होगी पूरी, वह हमें बताएं। देखिए, ये सारी चीजें ना मन से उत्पन्न होती है। महाकाणी तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष कहा था कि मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चपदुठेन भास्ति वा करोति वा तो दुखवैति मक्चकंग व वैतो पद। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जिस तरह के विचार, जिस तरह के सिद्धांत आपके मन में आएंगे, आप उसी तरह से व्यवहारिकता में उनको लेकर आएंगे। और जिस तरह से आपने बात करी कि बिहार के बलिया में जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में आग लगाई गई है, वो भी होली के दिन, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सी मानसिकता को परिलक्षित करता है और ये कौन सा धर्म है, कौन से धर्म के ठेकेदार है जो किसी भी मंदिर में जाकर जिसकी एक लोग आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं। और आखिर बहुजन समाज के लोगों को आज मंदिरों में जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने मंदिरों में जाने के लिए आपको साफ साफ मना कर, हमारे महान पुरुषों ने साफ साफ कहा कि इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आप बाहर निकलिए और अपनी एकता की तरफ बढ़िए। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग भी पता नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता कि क्यों मंदिरों में जाते, क्यों पूजा पाठ में उलझे। लेकिन जिस तरह से आपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करी, आपने देखा कि इतिहास में जिस तरह से होलिका का दहन हुआ, उसी तरह से फिर से ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, फिर से हमारे लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की, मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ कि हमारे लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को समझाई, कल मैंने देखा कि होली में कलर लगाकर बहुत ज्यादा हुड़दंगबाजी करते हैं, शाम को होली दहन करते हैं। अब उनसे पूछे कि होली के पीछे की कथा क्या है, होली के पीछे का इतिहास क्या है, कितना वो होलिका के बारे में जानते हैं, कितना होलिका के बारे में पढ़ा। अरे वही आपके समाज की बेटी जिसको कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जिसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया और उसको जिंदा आग के हवाले कर दिया, आप उसी का जश्न मना रहे, एक बेटी की शहादत पर आप जश्न मना रहे। तो ये हमारे समाज के लोगों का जो जागरूक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैडराइज के माध्यम से लोगों को बताएं, उनको बताएं कि होलिका का क्या महत्व है, क्यों इसको मनाया जाता है। क्योंकि आज हमारे लोग, मैंने कहा ना कि अत्याचार वो करते हैं और उन्हीं के अत्याचारों में शामिल होकर हमारे लोग जश्न मनाने का काम करते हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि जब तक हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तब तक इस देश का उद्धार। कहते हैं नीलम जी, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। कैडर आपके 10 लोग सुनते हैं, बाकी लोग अपने घर में मस्त होते हैं। तो ये करोड़ों की जनसंख्या को आप कैडराइज तरीके से किस तरीके से परिवर्तित कर पाएंगे? देखिए, चरित्र की जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है। चरित्र और पिक्चर, आप किसी के घर में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर बाबा साहब की फोटो लगी है तो उससे हर व्यक्ति सीख लेगा कि देखिए सूट बूट में बच्चे ही पूछेंगे कि व्यक्ति कौन है, बताते हो बड़ा हर्ष होगा। लेकिन हम वहीं कहीं दूसरे के घर में जाए, हम देखते हैं 4 हाथ 5 छाप, मतलब बड़ी अजीब सी बात होती है कि आज वैज्ञानिक युग में हम इस तरह की बातें करते और समझ में नहीं आता ऐसे कौन से महान टेलर होता है जो 10-12 बाजुओं के कपड़े बनाकर तैयार कर देते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं जाकर चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल भावनाओं का दौर बहुत ज्यादा है देश में। आप एक भी बात कर दो तो तुरंत भावनाएं आहत हो जाती है। अब समझना पड़ेगा कि इन लोगों की भावनाएं कैसी है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं कहूंगी कि कैडराइज होंगे और लोगों को कैडराइज भी करेंगे। और जब कैडराइज करेंगे तो वो लोग भी टुकड़ों टुकड़ों में जाकर लोगों को कैडराइज करेंगे। और जब तक लोग कैडराइज नहीं होंगे, मैंने कहा कि कैडर का मतलब, साहब मान्यवर काशीराम जी ने कैडर तैयार किया और उसी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी। आज कैडर लग तो रहे, आज यहाँ पर भी एक कैडर लग रहा है पिछले 3 दिन से। तो देखिए, लोग दूर दराज से राज्यों से आए हैं चलकर, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, इतनी दूर दूर से लोग। ये वो लोग हैं जो जागरूक है, जो समझ रहे हैं कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाना, अपनी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं जागृत करना है और जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनसे बचाना है। जी, बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की मेरे को एक लाइन याद आ रही है। कहते हैं, मैं निकला तो अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया। तो ये कारवा कैडराइज तरीके से लोगों को सामने आने से लोगों को शिक्षित बनना पड़ेगा, उनको साइंस के युग को समझना पड़ेगा, ना कि पाखंडवाद और आडंबरवाद में घिरे रहें। और जिस तरीके की विचारधारा है, उस विचारधारा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से आपके हित की बात है। आपने हमारे से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।